लोगों से, समृद्ध जातियों से आप भारत की पहचान नहीं कर सकते। फिर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स, कोई इधर उधर की बात नहीं। मंदिर बनेगा तो बनेगा, हमने कमिट किया था। 370 हटेगा तो हटेगा। वक्फ कानून, वक्फ पर बिल लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे। कितना विरोध हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन जो करना है वो कर रहे हैं। कांग्रेस के रिवाइवल में जो शुरुआत में मैंने आपको बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, उनके पास एक नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। आज तीसरा दिन था और तीसरा दिन सबसे खास दिन, क्योंकि इस दिन में आज जो खबर बनी वो सबसे अहम थी और वो ये है कि पटेल पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने सरदार पटेल को याद किया। तमाम नेता वहां मौजूद थे और अधिवेशन में तमाम बड़े कद के नेता वहां मौजूद हैं। और गुजरात में अधिवेशन चल रहा है। आज साबरमती रिवर फ्रंट पे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, CWC के मेंबर, सभी लोग मौजूद थे। तो अब सवाल ये कि बीजेपी के गढ़ जहां कांग्रेस अपना ये अधिवेशन कर रही है, वहां से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा और क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, कांग्रेस के अधिवेशन का तीसरा दिन, और जब कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो तमाम तरह की बातें यही निकल के आती है कि क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी, फिर से नए तरीके से सामने आ पाएगी और अपनी चुनाव जीत पाएगी। मेन यही रहता है। अच्छा, पहले बताइए, गुजरात जो है वो कौन से दो बड़े नेताओं का राज्य है? एक तो सरदार पटेल और महात्मा गांधी। और आज के दौर में सरदार पटेल, आज के दौर में मोदी और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के तौर पर जाना जाता है। अब आपने शुरुआती जवाब क्या दिया? महात्मा गांधी और सरदार पटेल। क्यों दिया? अगर मैं आपसे ये सवाल 2 दिन पहले पूछता तो इसका जवाब आप वही देते जो दूसरा जवाब था। ये सामान्य बात होती है और आज के दौर को ही देखा जाता है। लेकिन देखिए, चर्चा में एक बार फिर गांधी और पटेल का गुजरात, ये कौन ला रहा है? कांग्रेस ला रही है। क्यों ला रही है? इसी वजह से क्योंकि दूसरे वाले जो टैग हैं वो ज़्यादा मजबूत हो गए हैं आज के दौर में, कि मोदी शाह का गुजरात और प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल लाऊं। ये देखिए, जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने के पहले ही जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, उस समय पर उन्होंने गुजरात मॉडल का बहुत प्रचार किया। उनको प्रचंड बहुमत मिला, उनको बहुत लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोगों को बड़ी उम्मीद थी और उसमें एक ही बात कहते थे वो। आज आप बहुत सारे मुद्दे सुनते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस समय गुजरात मॉडल, जैसे गुजरात विकसित हुआ है वैसे हम पूरे देश को विकसित करेंगे। गुजरात राज्य को अगर समझें, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो गुजरात हमेशा से एक विकसित या व्यापारियों का, व्यवसायियों का व्यापार में समृद्ध राज्य रहा। उस समय पर भी जब अंग्रेज़ हुआ करते थे, गुजरात के व्यवसायी बड़े इफेक्टिव थे, क्योंकि पूरी दुनिया व्यवसाय पर चलती है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ और ये सब बातें करते हैं ना, ये सारी बातें क्या हैं? आज वॉर भी जो है वो इकोनॉमिक वॉर हो गया है और इकोनॉमिक फ्रंट पर गुजरात हमेशा से एक मजबूत राज्य के तौर पर पूरे देश में स्थापित रहा है। आज गुजरात में एक तो पहले ये अधिवेशन करना, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। हालांकि आपका जो प्रश्न है, कितना रिवाइवल हो पाएगा, इस पर मैं काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहा हूँ। तमाम पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बात करता हूँ, एक्सपर्ट्स के साथ बात करता हूँ, खुद अपनी ओपिनियन आपके साथ रखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, अभी तक जितना लब्बो लुबाब इस पूरी बातचीत का निचोड़ अगर आप निकाल लें, अधिवेशन में जो बातें हो रही हैं उनको भी आप ले लें, जैसे कि आज EVM पर बड़ी बात हुई। बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी को अब आजकल किसी ने OBC वाली चिट पकड़ा दी है और वो OBC की रट लगाने लगे हैं। ये बात सही है। या आपने देखा संविधान की कॉपी, कुछ एक चीज़ें अपनी क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक मूवमेंट जो होते हैं वो इसी तरह से चलते हैं, सांकेतिक रूप से कुछ चीज़ों को आपको सामने रखकर चलना पड़ता है। कितनी इफ़ेक्टिव हो रही हैं, जनता उसको कितना हाथों हाथ ले रही है, ये देखने वाली बात है। कांग्रेस का पूरा प्रयास ये है कि वो OBC समुदाय के लिए कुछ बड़ा करेंगे। अब ये भरोसा दिलाने के लिए आप सिर्फ ये बात कहते रहें कि हम OBC के साथ हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने भर से बात नहीं बनती है। इसको थोड़ा और मजबूती से रखना पड़ेगा। ये मुद्दा ठीक है, राजनीतिक रूप से आज भी भारतीय राजनीति में जिसने OBC समुदाय को साध लिया, उसका विश्वास अर्जित कर लिया, वो निश्चित ही जीत की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि तादाद इतनी बड़ी है और ये पहले से चला आ रहा है। जब भारत के विकास की बात होती है, भारत में जितनी क्रांतियों की बात, ये समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दरअसल भारत जो है वो आप चंद समृद्ध
लोगों से, समृद्ध जातियों से आप भारत की पहचान नहीं कर सकते हैं। हालांकि आजकल समृद्धि के मायने जाति आधारित नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है, क्योंकि मैं सवर्ण जाति के कई लोगों को बड़ा दबा कुचला, दमित पाता हूँ, परेशान पाता हूँ, और जातिगत आधार पर कई लोगों को मैं बहुत उच्च पदों पर पाता हूँ, बहुत संपन्न पाता हूँ, उनके बच्चों को लाभ लेता हुआ देखता हूँ कि छोटी जाति से हैं या ओबीसी से हैं या अन्य जातियों से, तो उनको अधिक संभावनाएं मिल जाती हैं। ये व्यवस्था को लेकर भी चर्चा चलती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली जो नंबर है, जो नंबर गेम है, उसमें ओबीसी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आप बात कह रहे हैं ना, तो कोई आपकी क्लिप निकाल के वायरल कर सकता है, प्रवीण तिवारी हैं, तो इसलिए इनका दर्द झलक गया। हाँ, मेरा तो दर्द है, बिल्कुल ठीक कहा, और मैं तो इस पर कहता भी हूँ। ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार बात हो रही है। मैंने हमेशा कहा है कि वंचित समाज, चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं है कि वंचित समाज में लोगों के पास में बहुतायत में अवसर नहीं, बहुतायत में अवसर हैं, ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि रिजर्वेशन को सही तरीके से लागू किया जाता तो रिजर्वेशन के एक अपने फ़ायदे सामने निकल कर आते। कुछ फ़ायदे आए भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन अगर आप देखेंगे तो उसका बेजा और गलत इस्तेमाल ही आपको देखने को मिलेगा। वंचित समाज आज भी वंचित क्यों है? इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे बाबा साहेब हों, चाहे अन्य जितने भी लोग इसके हिमायत करने वाले थे, उन्होंने इसको एक अस्थायी व्यवस्था का, आपने खूब सुना होगा, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। तो अस्थायी व्यवस्था को और स्थायी करते जा रहे हैं और मजबूत करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति से जुड़ी हुई है। ये मुद्दा अब इतना, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं कुछ और बात कर रहा होता, मैं भी अपना सरनेम हटाकर कुछ लगा लेता, कुछ कोई भी एक नाम लगा लेता। ऐसा करते हैं सामान्य तौर पर लोग। खैर, ये तो विषयांतर हो जाएगा, पर ओबीसी पर अगर फोकस करें तो कांग्रेस के 2-3 फोकस हैं जो इस अधिवेशन में सामने आए हैं अपने रिवाइवल को लेकर। उसमें पहला तो ये है कि अपनी विरासत को स्पष्टता से रखो, मजबूती से रखो। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसको आपने कहा गांधी और पटेल का राज्य है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पटेल क्यों महत्वपूर्ण है, पटेल किसके करीब हैं, पटेल क्या कांग्रेसी हैं, पटेल को बीजेपी ने इतनी क्यों तवज्जो दी, बहुत सारे सवाल होंगे, उस पर एक अलग से चर्चा हो सकती है। महात्मा गांधी इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक क्या सोचते हैं, महात्मा गांधी जो हैं वो गुजरात के लिए आज भी कितने पूजनीय हैं, महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, महात्मा गांधी सरदार पटेल का क्या कॉम्बिनेशन रहा, जैसी बहुत महत्वपूर्ण, नेहरू सरदार पटेल के क्या संबंध रहे, ये भी एक बात आती है। ये मैंने हल्की सी बातें यहाँ पर इसलिए कह दी कि ये वो पेच हैं जो सरदार पटेल को इतने सालों बाद कांग्रेस के अधिवेशन में प्रमुखता से लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है, ये देखिए, कांग्रेस की भी कुछ कमियां तो हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रयासरत है, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है, बीजेपी जो आरोप लगाती है कि आप सलाहकार बहुत होते हैं, तो कभी कहते हैं कि आप तो एक काम करो, ओबीसी वाले मुद्दे पर बने रहो, आप संविधान वाले मुद्दे पर एक काम करो, आज ईवीएम का मुद्दा उठाओ, ये ईवीएम बड़ा परेशान कर रहा है। अच्छा सुनिए, लगे हाथों पटेल साहब जो हैं वो उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दी गई है। वो पटेल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के ही नेता थे, जबकि वो तो थे हमारे नेता, भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति में, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। वो गांधी जी ने बनवाया था उनको प्रेसिडेंट, या उस समय पर इतनी मजबूती रखते थे। इतनी सारी विरासत उनके साथ जुड़ी होने के बाद कांग्रेस की वो हाईजैक करके ले गई बीजेपी। अरे नहीं, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। और आप यहाँ गुजरात में बोल रहे हैं तो सिर्फ गांधी नहीं, पटेल गांधी दोनों चल। आचार्य प्रमोद कृष्णम इन्हीं लोगों को चांडाल चौकड़ी बताते हैं। नहीं, ठीक है, वो तो सब अपनी अपनी टिप्पणियाँ आती रहेंगी, और इस पर खूब आप बीजेपी की बयानबाजी सुनेंगे, खूब कांग्रेस की बयानबाजी सुनेंगे। फैक्चुअल बात को, इसका इम्पैक्ट कितना है, आप खुद सोचिएगा कि एक सामान्य मतदाता पर इस अधिवेशन का क्या इम्पैक्ट जा रहा होगा। अधिवेशन हो रहा कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं को पंप अप किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। एक समय गुजरात में बड़ी मजबूत ज़मीन थी, आज देखिए गुजरात में क्या हालत होती चली जा रही है। बीजेपी मजबूत नहीं है और ये कांग्रेस या अपोनेंट इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब वहाँ कुछ बचा नहीं है। तो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज की है। आने वाले दिनों में भी अगर विपक्ष उठकर खड़ा नहीं होता है तो गुजरात की ये जो 26 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा में और विधानसभा चुनाव दोनों में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ जो आप कह रहे थे वो बना रहेगा। तो राज्यवार भी काम करना पड़ेगा। और ये वो राज्य है जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने थोड़ी कोशिशें की थी, आज तो वो अपने गढ़ में ही नहीं है। तो गुजरात में जो 10-12% वोट लेकर आए थे उसका क्या होगा, आने वाले दिनों में संगठन कितना खड़ा कर पाएंगे, वो सब देखने वाली बात होगी, थोड़ा दूर की कौड़ी है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश है, और आप 1-2 और राज्य ले लीजिए, हरियाणा है,
बाकी सब जगहों पर आप देखेंगे कि कहीं पर भी कांग्रेस इंडिपेंडेंट नहीं है। पंजाब में कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी ताकत हो गई कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए आफत बन गई। अब अगर आप इन कुछ राज्यों को हटा दें तो कांग्रेस की डिपेंडेंसी किस पर है? ज़्यादातर राज्यों में अपने कथित सहयोगी दलों पर। कौन है ये सहयोगी दल? ये वही सहयोगी दल हैं जो किसी समय कांग्रेस का ही हिस्सा थे। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी कांग्रेस की बड़ी नेता थी, शरद पवार कांग्रेस के बड़े नेता थे, और भी आप ले लीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि जनता दल का जितना हिस्सा आप देखते हैं उसमें जितने भी नेता अब आप देखते हैं बाद में टूट के फिर आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, ये सब जो देखते हैं इसका इतिहास आपको वहीं मिलेगा। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो सरदार पटेल पर आइए। सरदार पटेल को भारत रत्न मिला। कब मिला? 1991 में। प्रधानमंत्री कौन थे? आप बोलेंगे हाँ कांग्रेस के राज्य में मिला, लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। गांधी परिवार की तरफ से, या जब तक नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहीं, राजीव गांधी जी रहे, इस दौर में उनके विषय में क्यों नहीं विचार किया गया? उस उतने कार्यकाल में, वो भी बहुत छोटा सा कार्यकाल था जब मतलब 5 साल जो पीवी नरसिम्हा राव के रहे, सीताराम केसरी अध्यक्ष रहे, मुझे याद है क्योंकि वो पूरा कार्यकाल, तो वो अपने आप में एक ऐसा कार्यकाल था जो कांग्रेस के लिए बहुत अलग राजनीति थी, गांधी परिवार से इतर, जिसके आरोप, वंशवाद की राजनीति के आरोप बीजेपी लगाती रहती। एक बड़ा टैग है, आपने देखा सोफे पर इनके साथ कौन बैठा, उनके साथ वो नहीं बैठे, मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये सब चल रहा है। लेकिन इस सब में क्या दिखाना चाहती है बीजेपी? का टारगेट ये नहीं कि ये छोटी छोटी घटना घटे, इसका बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि देखो आज भी एक परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती है, एक परिवार पर ही फोकस किया जा रहा है, इसको बनाए रखा है। इसको वो युवराज जो प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे अपने चुनाव प्रचार के दौरान, अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आजकल तो उन्होंने नाम वाम लेना बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि अब इन पर क्या ज़्यादा प्रहार करना। लेकिन अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती दिखाई देगी तो वो कांग्रेस दिखाई देगी। उसके पास कार्यकर्ता है। बाकी सब जगहों पर जिन्हें आप क्षत्रप कहते हैं या स्थानीय दल कहते हैं, वो उनके सहयोग के साथ में कि इंडिया ब्लॉक बनाया गया, अलायंस बनाया गया। इस विपक्षी ब्लॉक की हालत हमने देखी है, इसकी खींचतान हमने देखी है। इसमें कांग्रेस की चुनौती, मैं जो मानता हूं एक एनालिस्ट के तौर पर, वो बीजेपी जितनी बड़ी चुनौती, उससे बड़ी चुनौती एक क्षत्रप है। और ये कांग्रेस भी जानती है, वो भी जानते। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो एक क्षत्रप अपने अपने राज्यों में कमज़ोर होंगे। आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी तो किसके बिना पर बढ़ेगी? क्षेत्रीय पार्टियों की। और क्षेत्रीय पार्टियों की आज जो आप स्थिति देखते हैं, मजबूती देखते हैं, आज ये जो सत्ताधीश हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हुई है। आप लोकसभा चुनाव में भी अगर देखेंगे कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ कुछ सीटें लेकर आ रहे हैं, किसकी सीटें हैं? वो सहयोगी। ये है बड़ी चुनौती कांग्रेस की। कांग्रेस जानती है, और कांग्रेस को ये भी पता है कि जब भी देश में राजनीति में सत्ता में आने की स्थिति में आना होगा तो हमें अपने दम पर आना होगा, या कम से कम इस स्थिति में रहना होगा कि दूसरे दल हमसे जुड़ें। क्योंकि कई लोग ये कह सकते हैं कि अरे सर, यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय कौन सा कांग्रेस के पास सारी सीटें थी? क्षेत्रीय दलों या कई अन्य दक्षिण के राज्यों से इधर उधर से समर्थन लेकर तो बनाई गई, और 2 टेन्योर चलाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में चले, सफलतापूर्वक चले, बड़ी कामयाबी थी, रिवाइवल था कांग्रेस का। तो कांग्रेस के लिए ये एक मॉडल भी है। लेकिन कांग्रेस को कम से कम इस स्थिति में तो आना होगा कि उसके पीछे, उसके अम्ब्रेला में, उसके छाते के नीचे वो छोटे छोटे दल खड़े हों और बोले कि हाँ तुम्हारी वो ताकत है। तो छोटे दल इनकी तरफ जब देखते हैं तो उसी अपेक्षा से देखते हैं कि देखो हमारी ताकत जो चल रही है वो चलने दो, लेकिन इसके साथ साथ में तुम केंद्र की राजनीति में अपने आप को मजबूत करो, राज्य की सियासत में हमको मजबूत होने दो। कोई सियासी दल ऐसे नहीं चलता है। बीजेपी को आपने देखा 2 सीट से फिर कैसे बढ़ते आज जो है देश की सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर, चाहे वो कार्यकर्ताओं के लिहाज से हो, चाहे सीटों के लिहाज से हो, चाहे राज्यों में सरकार के लिहाज से हो, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी, ये राजनीति होती है। इस राजनीति के सूखे में आपने कई बार कमेंट सुने होंगे कि राहुल गांधी कहते हैं कि अरे कब तक रहेगी बीजेपी, अरे कब तक रहेंगे मोदी। कई लोग कहते हैं कि एक दौर हमारा भी तो आएगा, कुछ समय बाद आएगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल पर भी इस तरह की टिप्पणी की कि हमारा देखो अवसर आने दे रहे हो, सबको जेल में ठूस देंगे टाइप की बातें की जाती हैं। ये सच बात भी है कि भारतीय राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिले हैं, लेकिन पार्टी का रिवाइवल एक नेतृत्व से होता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति 2014 के पहले बहुत मजबूत नहीं थी,
जबकि 2009 में भी प्रधानमंत्री मोदी का, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम बहुत जमकर उठा था। लालकृष्ण आडवाणी के सामने वो उस समय पर अपनी पार्टी में नहीं टिक पाए थे और उनको ही कैंडिडेचर मिला था, आडवाणी जी को। लेकिन आडवाणी जी में वो आकर्षण नहीं था, थे बड़े नेता, लेकिन वो आकर्षण नहीं था जो नरेंद्र मोदी लेकर आए जब उनका कैंडिडेचर सामने आया। तो ये फर्क होता है। बीजेपी का नाम दिया गया। आप देखिए, किस एक व्यक्ति, एक नेतृत्व, ऐसा नहीं कि पूरी पार्टी जो है खड़ी करी हो नरेंद्र मोदी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन एक नेतृत्व क्षमता, कार्यकर्ता पीछे खड़ा हो, फिर आप कुछ नतीजे भी दें कि देखो ये पार्टी जीत रही, देखो ये पार्टी आगे बढ़ रही, देखो देश की जनता भरोसा कर रही, देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कितनी वाहवाही हो रही। अब उसको ये नरेटिव प्रोपेगेंडा चाहे जो कह ले विपक्ष, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि भारत की स्थितियों में बदलाव नहीं आया। हर लिहाज से बदलाव आया है और आने वाले दिनों के लिए एक विजन भी रखा जाता है। 2027 में ऐसा होगा, 2040 में ऐसा होगा, ये सारे विजन आप देख रहे होंगे शुरुआत से रखे गए। फिर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स, कोई इधर उधर की बात नहीं। मंदिर बनेगा तो बनेगा, हमने कमिट किया था। 370 हटेगा तो हटेगा। वक्फ कानून, वक्फ पर बिल लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे। कितना विरोध हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन जो करना है वो कर रहे हैं। इसको कहते हैं पॉलिसी। बहुत स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी जो करना है। हिंदू ये अभी से नहीं है, ये पहले से बनी आ रही है। मैं यही कह रहा हूँ। मैं बता, आप क्योंकि कांग्रेस के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, एक अधिवेशन चल रहा है, मंथन चल रहा है, तो हम एक केस स्टडी को सामने ही रख लें कि एक सफलता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, एक सफलता के लिए जूझ रहे हैं। इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर अब आप आइए विजन पर। तो यहाँ पे विजन में, अधिवेशन में ही देखिए आप, 3-4 मुद्दे मैंने बताए। ऐसा नहीं कि महत्व के नहीं है। ओबीसी ऐसा नहीं कि बहुत, मैंने पहले ही बोल दिया महत्वपूर्ण मुद्दा। ईवीएम पर बहुत स्ट्रांगली लगातार बोलते रहे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल जो हर सरकार के दौरान हुआ है, इस पर भी बहुत बहस होती रही, उस पर बोलते रहे हैं। अब पटेल साहब या बड़े चेहरों को रिवाइव करना या उनको अपने साथ में कि ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, ये इस तरीके से रखना, ये कुछ मुद्दे रखे गए हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए कितने अनऑर्गेनाइज्ड हैं ये मुद्दे। तो आते हैं लेकिन स्कैटर्ड हैं, किसी एक पर फोकस नहीं है। संविधान वाला ही मुद्दा है। संविधान का मुद्दा चला, देखिए वो चला, लोकसभा चुनाव में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसको आज भी ये लिए घूम रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अलबत्ता नहीं चला, हरियाणा में नहीं चला, कई अन्य जगहों पर जहाँ पे प्रयास किए वहाँ पर नहीं चला। लेकिन इसके बावजूद वो समझ में आ गया कि ये ट्रिक है। ये बताओ कि ये कानून, ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ऐसा होता नहीं है, कुछ सबको पता है ये नैरेटिव है, लेकिन फिर भी उसका एक इम्पैक्ट बना और उसकी कॉपी लेकर घूमते सिंबॉलिक बन गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके कोई मुद्दे पर, अब ओबीसी पर कोई बड़ा मुद्दा आए और उसमें कांग्रेस के प्रति उनका भरोसा जागे या भारतीय जनता पार्टी उस भरोसे को खोए, जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती। आने वाले समय में क्या होता है, कैसे रखते हैं, क्योंकि ओबीसी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी है और वो जानते हैं। तो वो उनके हित के बारे में जितना ये सोच रहे हैं विपक्ष में रहकर, उससे ज़्यादा पक्ष में रहकर वो सोच रहे हैं। जो सियासत ये कर रहे हैं उससे आगे की सियासत वो करते हैं। वो कहते हैं जाति रूप से मत बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। ये इसको दो तरीके से लोग हिंदू मुसलमान से भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें एक बीजेपी का वर्जन ये भी आता है कि जाति रूप से नहीं, ये जातिगत राजनीति में आपको नहीं पढ़ना है। क्यों जातिगत राजनीति में जैसे ही गए तो फिर वो कुर्मी के साथ कुर्मी जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, उसके साथ वो जाएगा, ओबीसी जो है वो इधर जाएगा, हमारा नेता ये, हमारा नेता वो, ये। और हिंदुत्व की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, सनातन की बात है। तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। अगेन मैं आपको केस स्टडी समझा रहा हूँ कि एक कैसे राजनीति कर रहे हैं, एक कैसे। अब अगर यहीं उठाकर ले आएँ तो कांग्रेस के पास क्या रहता है? कांग्रेस के पास दो चीज़ें, एक तो पूरे मुसलमान जो हैं वो साथ में हो जाएं हमारे, जो उसमें भी उनका असदुद्दीन ओवैसी से कंपटीशन है, ममता बनर्जी से कंपटीशन है, कौन मुसलमान, समाजवादी पार्टी से कंपटीशन है। अपने ही घर में कौन है मुसलमानों का बड़ा हित? ये सब है, क्योंकि अभी सब एक साथ हैं। लेकिन फिर आप चुनौती देखिए कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना है तो कौन है? मुसलमान सारे बोले नहीं, अब हम एक साथ खड़े होंगे और इनके पीछे खड़े होंगे। चलो मान लिया कि एक तरफ आपको, जैसे ही बोलते हैं, जिसको मुस्लिम तुष्टिकरण करके बीजेपी ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किया, हुआ भी होगा, होता भी है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। अब आप जैसे ही ये वाला कार्ड खेलते हैं, चलो आ गया, तो बहुसंख्यक समाज सोचता है कि नहीं यार ये बीजेपी कह तो सही रही है,
ये इनका जो एंगल है ये नज़रअंदाज करने वाला एंगल नहीं। तो अब वहाँ पे बचना शुरू किया कि नहीं नहीं भाई, ये मुस्लिम पार्टी नहीं बन जाना। अभी मैं जितने प्रवक्ताओं से पूछते पूछते, कभी उसको घेरना जैसा शब्द कहते हैं कि कहीं आ गए, कभी किसी से, तो वो एकदम सक अरे नहीं, हमने कब कहा कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक, हम हर वंचित समाज की बात करेंगे। आज इनके खिलाफ हो रहा, आज इसलिए इनकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदू अल्पसंख्यक, हिंदू वंचित समाज की बात नहीं करते हैं। तो वो देखिए उनके अंदर एक घबराहट है, उनको पता है। ये अखिलेश यादव के चुनाव के दौरान मैंने देखा था, पहले तो बड़े खुश हुए लेकिन बाद में सतर्क हुए वो, अरे बोले पीडीए में ए से अगड़ा, हाँ, तो वो उनको भी ये समझ में आ रहा है, कांग्रेस को भी ये समझ में आ रहा है। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि अधिवेशन में मुद्दे तो कुछ रखे हैं लेकिन कन्फ्यूजन भी तो ढेर सारा है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ठीक है, अपने प्रयास कर रही है कांग्रेस आज भी खड़ी है। राहुल गांधी पहले से बेहतर हुए, कितने बेहतर हुए हैं इसका आकलन मैं नहीं कर सकता हूं। कितना नेतृत्व क्षमता वो डेवलप कर पाए हैं, कितना विश्वास वो अर्जित कर पाए, ये कुछ चुनौतियां कांग्रेस के सामने रहेंगी। लेकिन कांग्रेस के रिवाइवल में जो शुरुआत में मैंने आपको बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, उनके पास एक नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना बहुत आवश्यक है। अभी हाल फिलहाल में कोई दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, राहुल गांधी को तो उन्होंने रखा ही है ना सामने, क्रिएट किया है। बट राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अगर दो कंपैरिजन आप रखते हैं लोग आज की तारीख, मुझे नहीं पता कि इन दोनों में अगर आपसी कोई डिबेट हो या कुछ हो, ऐसी कोई बात हो, कौन कितना विजनरी है कौन क्या नहीं है, तो उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी के आगे कहीं राहुल गांधी की छवि दिखाई ही नहीं देती है। एक तरफ प्रधानमंत्री अवसर भी मिले हैं उनको, मुख्यमंत्री के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रधानमंत्री के तौर तीसरा कार्यकाल चल रहा, नेहरू जी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री है जो तीसरा कार्यकाल अपना पूरा करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति देखिए, अमेरिका, रशिया और तमाम देशों, चीन से भी यहाँ तक कि सबसे उनके संबंधों को लेकर अधिकारियों को मंत्रिमंडल में रखना हो, योजनाएं बनाना हो, नारा ऐसा देना हो कि नारा देते ही चल पड़े ये। और बोलते थे जब चुनाव प्रचार के दौरान भी शुरुआत में बहुत तेज तर्रार भाषण दिए, वो बड़े लोकप्रिय हुए, लोग सुनने के लिए बैठे रहे। तो एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, दूसरा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्या कोई ऐसा आने वाले समय में, या हो सकता है राहुल गांधी जैसे सीख रहे हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी थी, बोलना उन्होंने काफ़ी बेहतर किया, लेकिन मैं कहूँ कि समकक्ष खड़े हो गए हैं या उस लेवल पर आ गए, कहना बड़ा मुश्किल है। अब वो इंतज़ार ये कर रहे हैं कि कब मोदी जी जाएँ, कब तक मोदी जी का दौर रहेगा, उसके बाद तो हम ही हैं। ये भी एक बड़ी, कुछ एक्सपर्ट्स ने मुझसे कहा कि ये सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस की, कि वो ये सोचती है कि जब बीजेपी जाएगी तब करेंगे। उनको अभी यहाँ रहते हुए इस समय पर अपने आप को, क्योंकि जब अपोनेंट बड़ा होता है तो आपके पास विकास करने की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट के साथ में आप ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। तो कांग्रेस को योगी जैसे नेताओं का डर नहीं है? वो तो उनसे भी आक्रामक हैं। अब ये एक विषयांतर हो जाएगा, इस पर तो कभी कंपैरेटिव एक एनालिसिस की जा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी में कोई और नेता नहीं है। मैं नितिन गडकरी जी को जानता हूँ, बड़े प्रभावशाली नेता हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से अभी पूछा गया, आजकल एग्रेसिव भाषण बड़े पसंद, देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया, अभी एक ग्लोबल समिट या इस तरह का कोई कार्यक्रम था, अभी कल परसों की बात है, उनसे पूछा गया कि उत्तराधिकारी कौन है, तो उन्होंने बोला 2027 में तो प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसका सवाल ही क्यों उठ रहा है। सिंपल है, आप योगी जी से पूछे वो भी ये कहेंगे। तो अभी जब हम बात दो नेताओं के कंपैरिजन की कर रहे हैं, अगर इनका समय कभी खत्म होगा तो उनका नहीं खत्म होगा क्या? सभी का खत्म होता है। फिर आप बोलेंगे कि अब वहाँ कौन आएगा? कोई एक नेता के, यही तो बीजेपी कहती है और यही तो समस्या है, एक नेता मत खड़ा करो। आपने जैसे ही मैं मोदी जी की बात कर रहा था, आपने योगी जी का नाम ले लिया, मैंने देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के नाम ले लिए, और अभी निकालेंगे तो लंबी फहरिस्त निकल आएगी। अमित शाह हैं या पूरा मंत्री, बहुत सारे। अब आप कांग्रेस में बोलेंगे तो मैं राहुल गांधी पर थोड़ा सा रुका, फिर खड़गे साहब बहुत पुराने नेता, बड़े सम्मानित नेता है, लेकिन ठीक है, अब आज की तारीख में या युवाओं के सामने वो नहीं है। उनका सम्मान बहुत है, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, लेकिन युवाओं में वो पकड़ कि खड़गे जी आ गए, खड़गे जी के पीछे देश चलेगा, ये वाली बात कहाँ है? ना सोनिया जी में, प्रियंका में कुछ संभावनाएं दिखी थी महिलाओं को, तो अब वो कितना आगे बढ़ाते हैं उसको, कितना तो ले दे के घूम फिर के बात कहाँ आई? प्रियंका राहुल पे आई ना, यही बीजेपी कहती है। अब ये कांग्रेस अधिवेशन कर रही है, उनको विचार करना है। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बोलेंगे ये बीजेपी वाला है इसलिए ये सारी बातें बोल रहा है, इस तरह की टिप्पणियाँ होती रहती हैं। बात यह है कि राजनीति में दौर तो आएगा, कांग्रेस का एक ना एक समय पर दौर आएगा, लेकिन वैसा नेतृत्व क्षमता उनको विकास कर, या तो जो वर्तमान नेतृत्व जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं वो वैसे डेवलप हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो और अन्य नेताओं को अवसर दिए जाएं। शशि थरूर आदि इत्यादि बहुत अच्छे विचारक और बड़े अच्छे नेता रहे हैं, उन्होंने विरोध भी किया था, आपको याद होगा जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं हुआ। तो ये है कांग्रेस की समस्याएं।
अधिवेशन की चर्चा के बीच। ठीक है, तो कुल मिला के हर पार्टी को हक है अपना विचार मंथन करने का। कांग्रेस ने वो अधिवेशन गुजरात में रखा है, पटेल पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा हो रही है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।